तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे थे, हम लोग का एलपी का सीरीज चल रहा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था इंपॉर्टेंट साइंस का। तो आप लोगों ने अभी तक देखा कि एलपी में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं जिनको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत लोगों से वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसा है जो कॉन्सेप्चुअल तरीके से नहीं पढ़ेंगे उनसे नहीं होगा। तो अभी तक हम लोग का डे 4 तक हुआ था कुछ, अभी जैसा कि आपका रक्षाबंधन था, फिर और कुछ रीजन से भी अभी क्लास नहीं हो पाया। तो आज से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपका जो डे 4 तक हो गया था, तो आज से आपका डे 5 का क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो बिना किसी देरी का, और ये हम लोग सीरीज चला रहे थे 3250 बुक से एलपी के प्रीवियस ईयर, है ना। तो अब हमारा ये सेट है एलपी का, जो कौन सा है 13 तारीख 8वां महीना 2018 का, ये है ना, ये आपका सेट है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप लोग देखो, और हाँ कॉपी पेन आप लोग लेकर के बैठना है, क्योंकि डिस्कशन बहुत ही अच्छे ढंग से करवाएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन। तो देखो क्या है, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिख रहा है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। मतलब कवक है ना, तो कवक का कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल। तो कवक का जो सेल वॉल होता है वो किसकी बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सेल्यूलोज है। ऑप्शन नंबर बी काइटिन, सी हेमी सेल्यूलोज, तो और डी लिग्निन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कवक। तो देखो कवक होता क्या है, तो देखो प्लांट किंगडम को 5 जगत में बांटा गया है ना, किसके द्वारा, विक्टर के द्वारा बांटा गया। किसमें, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, किसमें, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु जगत और जंतु जगत हो गया, फिर आपका पादप जगत में बांटा गया 5। तो उसमें से एक कवक है। तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेल वॉल। तो कवक की जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, काइटिन की, याद रखना है, काइटिन की बनी होती है। अब कवक के बारे में पढ़ते हैं। तो कवक कैसा होता है, कवक क्या होता है, ये यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होते हैं। कवक क्या होता है, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। साथ ही कवक, अच्छा एक कोशिकीय बोल नहीं सकते, एक कोशिकीय के साथ ज़्यादातर कवक क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होता है, बहुकोशिकीय, लेकिन एक कोशिकीय कवक बोलते हैं। वैसे कवक का एग्जांपल बताओ जो एक कोशिकीय हैं। तो एक कोशिकीय कवक कौन है, ईस्ट, ठीक है। और ज़्यादातर क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, ज़्यादातर कवक बहुकोशिकीय होते हैं। अब आपका याद रखना है, कवक के बारे में पढ़ते, कुछ कवक के एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट, म्यूकस, मोल्ड जो ब्रेड के ऊपर पाया जाता है ना, मोल्ड वाला म्यूकस हो गया, फिर आपके पास एक इंपॉर्टेंट मोल्ड्स है ना, मोल्ड्स जो ब्रेड के ऊपर कवक आपका पाया जाता है, ठीक है। म्यूकर होगा यहाँ पे, म्यूकस नहीं, म्यूकर हो गया, ये एग्जाम्पल कवक है। अब हो गया यहाँ पे। अब देखो कुछ और ऑप्शन नंबर, तो इसका आंसर क्वेश्चन हो जाएगा कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर आपका किस में है, बी में। अब कुछ और देखो, इसमें ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी, और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है, ये तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। लेकिन और कुछ दिया हुआ है लिग्निन, सेल्यूलोज। तो चलो ये भी बात करते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग पादप उत्तक को बात करेंगे। तो पादप उत्तक में आप लोग पढ़ते होंगे कि पादप उत्तक को 2 तरीकों में बांटा गया, एक विभाज्य उत्तक और एक अस्थायी उत्तक। तो अस्थायी उत्तक में 2 तरह के टिश्यू होते हैं, एक परमानेंट टिश्यू, अस्थायी उत्तक की बात करें, परमानेंट टिश्यू पादप उत्तक में ही होता है। अस्थायी उत्तक क्या होता है, अस्थायी उत्तक, जिसको क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू को 2 कैटेगरी में बांटा गया, याद रखना। परमानेंट टिश्यू को 2 कैटेगरी में बांटा गया, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। इसको सरल अस्थायी उत्तक है ना, इसको जटिल अस्थायी उत्तक बोलते हैं, याद रखना। सरल अस्थायी उत्तक, और इसको जटिल अस्थायी उत्तक। अब होता क्या है समझो यहाँ पे। तो देखो पादप में 2 तरह के टिश्यू होते हैं, एक अस्थायी उत्तक जो परमानेंट टिश्यू, अब उनमें ग्रो नहीं होगा, है ना। तो अब ये 2 तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी 3 कैटेगरी आता है, याद रखना। एक होता है पेरेनकाइमा उत्तक, है ना, पेरेनकाइमा टिश्यू है सब, ये सब याद रखना, पेरेनकाइमा टिश्यू। दूसरा होता है कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, CHE,
है ना, स्क्लेरेन काइमा, है ना। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 कैटेगरी के टिश्यू होते हैं, पेरेन काइमा टिश्यू, कोलन काइमा, स्क्लेरेन काइमा, है ना। इसको बोलते हैं स्थूल ऊतक, मृदु ऊतक, मृदु ऊतक, है ना, मृदु ऊतक। इसको स्थूल ऊतक, स्थूल ऊतक, इसको दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक, शायद इसको मृदु ऊतक ही बोलते हैं ना। हाँ, मृदु ऊतक, स्थूलकण और इसको दृढ़ ऊतक। अब जटिल, जटिल का याद रखना, जटिल 2 कैटेगरी, जटिल का 2 ऊतक होता है, याद रखना, एक जाइलम, है ना, और एक फ्लोएम। हाँ, फ्लोएम, ये तो सभी पता है। जाइलम क्या करता है, जड़ों से पानी और मिनरल्स लेके वापस पेड़ पौधों तक पहुंचाता है ना, पत्तों तक पहुंचाता है। अब फ्लोएम जो पत्ती में पेड़, ये क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, जो पत्ती में खाद्य पदार्थ है उसको पूरे प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अब देखो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू को 3 कैटेगरी में बांटा गया, पेरेन काइमा टिश्यू, कोलन काइमा टिश्यू और स्क्लेरेन काइमा। अभी इसलिए बात बता रहे हैं पेरेन काइमा, तो पेरेन काइमा का जो सेल वॉल बना होता है क्या चीज़ का होता है, पेरेन काइमा का सेल वॉल, पेरेन काइमा टिश्यू का सेल वॉल क्या चीज़ का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है, सेलुलोज का। अब कोलन काइमा का जो टिश्यू बना होता है ना, ये सेल वॉल, कोशिका भित्ति, इसका क्या बना था, पेक्टिन का, पेक्टिन, है ना, याद रखना, ये पेक्टिन। और स्क्लेरेन काइमा का जो सेल वॉल होता है क्या चीज़ का होता है, लिग्निन की, लिग्निन। तो इससे आपका कौन सा ऑप्शन क्लियर हो जा रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर डी लिग्निन। तो लिग्निन किसका कोशिका भित्ति होती है, स्क्लेरेन काइमा का, ठीक है। अगर आपसे पूछता सेलुलोज, तो सेलुलोज किसका होता है, पेरेन काइमा का कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका का भित्ति कवक का, काइटिन का। तो बाकी सब ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, आई होप आशा करते हैं। पेक्टिन पूछेगा तो कोलन काइमा का सेल वॉल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लो, ठीक है, एक बार। तो चलते हैं हम अपने आगे क्वेश्चन की ओर। ये धमाका होते रहेगा, देखो कुछ बलून है, बच्चे लोग टी शर्ट ऐसे में किए थे ना, तो धमाका बीच बीच में होते रहेगा जब तक बलून न खत्म हो जाए पूरा। अब चलो आगे चलते हैं। तो कवक की कोशिका भित्ति किस चीज़ की होती है, फंगस। कवक इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंगस काइटिन की होती है, ठीक है। अब बात करते हैं गुणसूत्र में, गुणसूत्र में क्वेश्चन नंबर 2 क्या, गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का क्या नाम है, ठीक है। क्रोमैटिड्स, है ना, जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का क्या नाम है। तो इसका चलो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो हाँ देखो, गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर होते हैं, क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर होते हैं उस बिंदु का, जिस बिंदु पर मिलते हैं क्रोमैटिड्स, उस बिंदु का क्या नाम है। समझो, सबसे पहले गुणसूत्र होता है क्या, तो गुणसूत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो गुणसूत्र का फिगर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, है ना, ये लंबा ऐसा रहता है, ठीक है, ये होता है गुणसूत्र, है ना, यहीं पे बिंदु। तो ये है क्रोमैटिड्स, क्या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग का क्रोमैटोडिस, क्रोमैटोडिड्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपका छोटा वाला थोड़ा होता है, ये क्या होता है, ये छोटा क्रोमैटिड्स होता है, ये छोटा होता है, ये पूरा को क्रोमैटिड्स बोलते हैं, ये आपका बड़ा वाला होता है। तो यही दोनों क्रोमैटिड्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसका नाम लिख लो, देखो हिंदी में भी वही है सेम, इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, ये दोनों को मिलाकर जो संयुक्त रूप है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमैटोडिस, क्रोमैटोडिस बोलते हैं, है ना। ये दोनों क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पे मिलते हैं ना, इस बिंदु का क्या नाम है। तो याद रखना, इस बिंदु का क्या नाम है, ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ डी में आंसर, है ना, सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, इंग्लिश में भी यही नाम है, सेंट्रोमियर, है ना, सेंट्रोमियर। तो देखो, है ना, क्रोमैटिड्स ये और ये दोनों क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। अब ये गुणसूत्र के बारे में पढ़ो। देखो सबसे पहले गुणसूत्र होता क्या है, गुणसूत्र के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो गुणसूत्र को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, क्रोमोजोम। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोजोम बोलते हैं। तो याद रखना, गुणसूत्र दिखते कब, देखो क्या होता है ना, किसी भी कोशिका के अंदर, किसी भी कोशिका मान लीजिए है, किसी भी कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर ये क्या है, केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, गुणसूत्र, यही वाला संरचना पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ये वाला ऐसा संरचना ढेर सारा पाया जाता है, ठीक है। तो केंद्रक के अंदर क्या होता है, यही वाला गुणसूत्र केंद्रक के अंदर पाया जाता है। केंद्र कितना जोड़ी पाया जाता है, 23 जोड़ी, और संख्या में बोलेगा तो 46। गुणसूत्र की खोज पूछेगा तो किसने किया, खोज किसने किया,
वाल्डेयर ने की, गुणसूत्र की खोज किसने की? वाल्डेयर। अब होता क्या है, जब भी क्या होता है ना, कोशिका का विभाजन होता है, तो देखो होता है इस केंद्रक के अंदर छोटे छोटे धागे जैसी संरचना होती है, छोटे छोटे धागे जैसी संरचना होता है, जिसे क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड बोलते हैं। अब वही क्रोमेटिड क्या होता है ना, संकुचित होकर, वही क्रोमेटिड छोटा और मोटा संकुचित होकर किसका रूप ले लेता है? गुणसूत्र का रूप ले लेता है, ठीक है। और इसी गुणसूत्र के अंदर क्या पाया जाता है? इसी गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। और इसी डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। और यही जीन क्या करता है? माता पिता का गुण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करता है? ट्रांसफर करने का काम करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है इतना, ठीक है। तो गुणसूत्र क्या है? तो हमारे कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में कुछ छोटे छोटे धागे जैसी संरचना होती है, और जब ये कोशिका विभाजन स्टार्ट होता है तो ये छोटे छोटे धागा जैसे संरचना छोटा छोटा संकुचित होकर के गुणसूत्रों का जैसा स्वरूप ले लेता है ना। और यही गुणसूत्र क्या होता है? इसके अंदर डीएनए होता है और इसी के अंदर जीन होता है, और यही क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को क्या करता है? ट्रांसफर करने का काम करता है ना। तो ये गुणसूत्र का फिगर ऐसा है, ठीक है। अब गुणसूत्र का ये जो पार्ट, ये छोटा है और ये बड़ा, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? क्रोमैटोड्स बोलते हैं ना। और इन दोनों का जो बीच वाला जो पार्ट है, जंक्शन, इनको क्या बोलेंगे? सेंट्रोमियर बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 का डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो जीन क्या है? समझ में आ गया। जीन डीएनए के अंदर लक्षणों को ले जाता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत ही अच्छा ये सब क्वेश्चन है। और भी मैं डाटा लिख सकता, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो जाता है ना, वीडियो लंबा हो जाता है। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है? तो इसमें बहुत लोग फंसेंगे, है ना। आप लोग बताना, अभी जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आप लोग क्लियर हो जाएगा, कभी भी नहीं फंसोगे। तो कार्बन का इनमें से कौन सा यौगिक नहीं है? डेलोमाइट, संगमरमर, हीरा और चौक। तो सबसे पहले कार्बन का यौगिक, तो देखो कार्बन से बहुत सारे यौगिक बने होते हैं। कार्बन से बहुत सारे यौगिक बने होते हैं। तो कार्बन का याद रखना, कार्बन के बहुत सारे यौगिक होते हैं और कार्बन से बने बहुत सारे तत्व होते हैं। तो याद रखना, कार्बन के बहुत सारे क्या होते हैं? कार्बन से बने यौगिक समझो पहले। कार्बन से बने यौगिक मतलब वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, है ना, उसे क्या बोलेंगे? कार्बन से बने यौगिक। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? कार्बन से बने यौगिक है। फिर जैसे मान लो आपका CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? यही तो चौक है। यही तो क्या है? चौक का फॉर्मूला है, चौक है ना। यही क्या है? चौक है। ये भी कार्बन से बना, देखो इसमें भी कार्बन मिलकर बना, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये कार्बन के यौगिक है क्योंकि इसमें कार्बन आपका है। जिसमें कार्बन है वो क्या? कार्बन के यौगिक है। तो चौक भी है। ऑप्शन नंबर आपका डी भी है, चौक है। तो ये कार्बन के यौगिक है, लेकिन पूछा कार्बन के यौगिक कौन नहीं है। अब बात करते हैं संगमरमर। तो ये भी किसी का फॉर्मूला होता है? ये भी संगमरमर का ही फॉर्मूला होता है, संगमरमर। ये भी संगमरमर का फॉर्मूला था। अंडे के ऊपर का कवच, कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं ना, इसी को चौक बोलते हैं, संगमरमर। तो अंडे के ऊपर का कवच भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसी को और क्या नाम है? लाइम स्टोन भी बोला जाता है। तो ये सब कार्बन का तो यौगिक है। ये सब तो ऑप्शन नहीं होगा, नहीं संगमरमर नहीं होगा, चौक नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं डेलोमाइट। दूसरा ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है? आपका डेलोमाइट। देखो डेलोमाइट, तो डेलोमाइट क्या है आपका? डेलोमाइट मैग्नीशियम, Mg मैग्नीशियम का अयस्क है ना, मैग्नीशियम का अयस्क। अब इसका डेलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है? MgCO3। देखो इसमें भी यहाँ पे कार्बन छुपा हुआ है, इसका मतलब ये भी कार्बन का यौगिक है। इसका मतलब डेलोमाइट भी नहीं होगा, चौक भी नहीं होगा, संगमरमर भी नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन नंबर बी। तो बी कौन है? हीरा। बी क्या है आपका? हीरा। तो बोलोगे भैया ये सब कार्बन का यौगिक नहीं है, तो कार्बन से तो हीरा भी बना होता है। तो कार्बन से हीरा बना होता है, लेकिन यौगिक का फॉर्म नहीं है। ये क्या है? कार्बन का अपरूप है। कार्बन का तत्व भी है, अलग अलग रूप में पाया था, याद रखना। तो कार्बन के कुछ अपरूप है। तो ये क्या है? कार्बन। तो ये सब कार्बन से बने यौगिक। अब कार्बन के अपरूप याद रखना। कार्बन के अपरूप क्या क्या होते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप। तो देखो कार्बन के कुछ अपरूप इधर लिख दे रहे हैं हम लोग ना, कार्बन के कुछ एलोट्रॉप। तो कार्बन के एलोट्रॉप क्या होंगे? तो कार्बन के एलोट्रॉप बोलेंगे कैसे? वैसे कार्बन के तत्व, मतलब कार्बन का ही तत्व होगा, वैसे कार्बन के तत्व जो जिनका रूप अलग अलग हो। कार्बन का ही तत्व है, यौगिक नहीं है। वैसे कार्बन के तत्व जिनका रूप अलग अलग हो और क्या फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो, मतलब भौतिक। कार्बन के अपरूप का क्या होता है? भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो, भौतिक है ना,
भौतिक विशेषता, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो लेकिन रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, समान होता है। ठीक है, ये कार्बन के तत्व से, एलोट्रोप क्या होता है, कार्बन के तत्वों का अनेक रूप, कार्बन के तत्व का अनेक रूप को क्या बोलते हैं, कार्बन के अपरूप बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, अब जैसे ये कार्बन की यौगिक नहीं है, कार्बन का तत्व ही है, कार्बन ही है, बस अलग अलग रूप में पाया जाता है। हीरा, एग्जाम्पल हीरा, ग्रेफाइट, कार्बन 60, इसे क्या बोलते हैं, फ्लोरीन बोलते हैं ना, फ्लोरीन बोलते हैं। ये कैसा होता है, कार्बन से बक्की बॉल जैसा होता है, ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, ये इस तरह भयानक स्ट्रक्चर, बक्की बॉल जैसा स्ट्रक्चर, फुटबॉल का जैसा। हीरा, ग्रेफाइट, C60, फ्लोरीन जिसको बोलते हैं, और एक होता है या ग्राफीन। तो ये सब याद रखना, ये सब क्या है, कार्बन के ये सब क्या है, आपका अपरूप है, कार्बन के अपरूप है, जिसको एलोट्रोप, ना ही कि कार्बन के यौगिक। तो कार्बन के यौगिक जो कार्बन से मिलकर के बना उसको कार्बन के यौगिक बोलेंगे, लेकिन ये कार्बन तत्व भी है, बस अलग अलग रूपों में पाया जाता है, जैसे हीरा, ग्रेफाइट। हाँ, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, देखो हीरा का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है कार्बन से, क्योंकि कार्बन का ब्रिटलनेस टूटता है, लेकिन ये क्या ब्रिटल है क्या, नहीं ना, हार्ड होते हैं। ठीक है, याद रखना कार्बन क्या होता है ना, तो याद है ग्राफीन, ग्रेफाइट, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये आपको याद रखना। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या होता है, कार्बन से बने यौगिक। तो क्या पूछा, कार्बन से कौन यौगिक नहीं है, तो यौगिक में नहीं, हीरा, ग्रेफाइट ये सब नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका हीरा जो हो जाएगा ऑप्शन में नहीं होगा ना। तो थ्री का आपका बी इज़ द राइट आंसर। समझ में आया होगा आप लोग को यहाँ तक। ठीक है, चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन के इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग कन्फ्यूजन। तो कार्बन से बना यौगिक का ये हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड CH3, और भी जो होगा कार्बन जिसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, याद रखना। और ये कार्बन से बने अपरूप 4 को याद रखो, ये सब कार्बन के अपरूप है, ना कि यौगिक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। ऐसे ही बोलते हैं कार्बन के अपरूप कौन है, हीरा, ग्रेफाइट याद रखते हैं, लेकिन अब 2 और याद रखना, ग्राफीन भी और कार्बन C60 भी है। यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होता है, यांत्रिक ऊर्जा को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी किसका अपरूप होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा प्लस इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा। इसी को मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा किसका अपरूप सम होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दिया हुआ आपका ऑप्शन नंबर 4 का ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये देख लेना। अब बताना गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। और ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ, देखते हैं कितने लोग बता पाते हो। ठीक है, और ये डैम में जो पानी रुका हुआ है, उस डैम रुके हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, ये आपको बताना है। वह चलते हुए गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अब देखो क्वेश्चन ऑफ है, ध्वनि किसका माध्यम से गुजर नहीं सकता। तो याद रखना, ध्वनि को गुजरने के लिए एक माध्यम होता है। तो ध्वनि किन किन चीज़ों में से गुजर सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में से गुजर सकता है। ध्वनि को माध्यम चाहिए, तो ध्वनि किस किस में से गुजर सकता है, सॉलिड, लिक्विड में से भी ध्वनि गुजर सकता है, और गैस मतलब एयर, हवा में से। तो ध्वनि हवा में से भी क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। तो ध्वनि गुजर सकता है इन सब चीज़ों में से। और ध्वनि ट्रेवल नहीं करेगा, नहीं गुजरेगा। किसी में से नहीं गुजर सकता है, बोलो आप लोग जल्दी से, वैक्यूम, निर्वात। अभी जैसे इस कमरे में मैं बोल रहा हूँ, तो कोई सुन रहे होंगे बैठ कर, तो मेरी आवाज़ जा रही है, तो ध्वनि एक वेव उत्पन्न। तो वेव कैसे जा रहा है, ये हवा के माध्यम से क्या हो रहा है, संचरित हो रही है और उसके कानों तक जा रही है, कान में जा रही है, कान सेंस कर रहा है और दिमाग बता रहा है क्या बोला। लेकिन इसी रूम में से हवा को अगर निकाल दिया जाए, पूरा वैक्यूम कर दिया जाए, तो हम जो बोलेंगे वो क्या होगा, वेव वहाँ तक जाएगा ही नहीं, क्योंकि माध्यम है ही, हवा है ही नहीं माध्यम। तो क्या होगा, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। इसीलिए देखो चांद पे है ना, क्या होता है, वहाँ पे एयर नहीं होता, एटमॉस्फेयर नहीं होता, हवा नहीं होता, तो ध्वनि कोई बोलता तो सुनाई देता नहीं एक दूसरे को। याद रखो, ध्वनि किन से नहीं गुजरेगा, वैक्यूम निर्वात में से नहीं गुजर सकते। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। गुजर सकते किस में, सॉलिड, ठोस, द्रव और गैस में से। सबसे ज़्यादा किस में गुजरेगा, सॉलिड में। जैसे सॉलिड आवाज़ का टन से कितना तेज आवाज़, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है। ध्वनि का चाल सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड में।
सबसे ज़्यादा चाल तेज होता है, ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में, है ना, तीव्रता, इंटेंसिटी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये तो होगा, निर्वात में से नहीं गुजर सकती। अब क्वेश्चन नंबर आपका बता रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? 1 × 10⁻⁻⁵ 1 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताना। तो एक याद रखना, हाइड्रोजन आयन का सांद्रता मतलब पीएच वैल्यू, कोई भी विलयन कितना स्ट्रांग है, कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, तो उसका निकालने का फॉर्मूला होता है ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का पावर, पोटेंशियल कितना, इसी को पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो अब ये क्या आता है आपका फॉर्मूला याद रखना, माइनस लॉग H प्लस आयन। तो देखो माइनस की जगह माइनस, माइनस की जगह माइनस हो जाएगा लॉग 1 × 10⁻⁵ लिखते हैं, 10⁻⁴ माइनस होगा यहाँ पे, ये लॉग ये आपका ये माइनस 10⁻⁵ ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, -5, हाँ ठीक है। लॉग यहाँ पे बेस याद रखना, लॉग यहाँ पे बेस 10 छुपा होता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +5, तो ये क्या होगा 5, तो 5 होगा क्या होगा, अम्लीय, अम्लीय। तो जिसका pH वैल्यू 10⁻⁵ है तो उसका क्या होगा, pH वैल्यू भी 5 ही आएगा। अब याद रखना, ये अगर मान लो 10⁻⁻6 रहता तो pH वैल्यू सेम आता, क्या आता, 6 आता, 10⁻³ आता तो आंसर क्या आता, 3 आता, जितना पावर वही आंसर आता है। नॉर्मल से आप लोग याद भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये कैसा होगा, 5 आया तो क्या होगा आपका अम्लीय माध्यम है का pH वैल्यू, ठीक है, अम्लीय माध्यम है विलयन। तो ऑप्शन नंबर 5 किस में आपको दिया हुआ है, बी में। अच्छा न्यूट्रल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, 7, न्यूट्रल सॉल्यूशन होने के लिए 7। अब न्यूट्रल सॉल्यूशन किसका होता है वो ऑप्शन में आप लोग बताना। कार्बन के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, कार्बन के 1 मोल में, तो कार्बन के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, तो याद रखना 6 × 10⁻23, है ना, कार्बन के 1 मोल 6 × 10⁻23 हाँ परमाणु होते हैं, याद रखना। और इसी को क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर, है ना, एवोगाड्रो संख्या इसी को बोलते हैं, एवोगाड्रो संख्या। तो एवोगाड्रो संख्या का फॉर्मूला का वैल्यू कितना होता है, 6 × 10⁻23, और एक कार्बन किसी भी परमाणु के 1 मोल की संख्या कितना होती है, इतना होता है। समझ में आया, ये आपको ध्यान। और 2 देता तो 2 से इसको किसी भी परमाणु के 2 मोल की संख्या, तो इसको क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, 3 मोल की संख्या 3 से गुना कर देंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 6.02 × 10⁻23, ऑप्शन नंबर 7 का बी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, क्वेश्चन नंबर 8वां आप लोग क्या बोल रहा है कि यदि डोबेराइनर के त्रियक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो इस त्रियक का दूसरा सदस्य कौन होगा। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखो तत्वों का जब वर्गीकरण हो रहा था ना, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने तरीके से तत्वों का वर्गीकरण किया। तत्वों का वर्गीकरण जरूरी इसलिए है कि ताकि हम एक तत्व के बारे में परीक्षण करें तो उसके आधार पर बता सकें कि आने वाले जो तत्व होंगे इनका गुणधर्म इनके समान होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। इसलिए तत्वों के वर्गीकरण के क्रम में बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना वर्गीकरण का खोज किया। तो सबसे पहले आया था डोबेराइनर ने कौन सा नियम दिया था, त्रियक नियम। डोबेराइनर ने त्रियक नियम दिया, इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, ट्राइड रूल। क्या बोलते हैं, ट्राइड रूल, है ना। अब इन्होंने तत्वों को किस आधार पर सजाया, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया। बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया। पर इन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु, सबसे पहले कम परमाणु द्रव्यमान वाले, उससे ज़्यादा ऐसे तत्व। अब इन्होंने परमाणु द्रव्यमान, इन्होंने क्या किया, तत्वों का 3-3 ग्रुप बनाया। तत्वों का क्या किया, 3-3 ग्रुप बनाया, है ना। तत्वों का इन्होंने क्या किया, आपका 3-3 ग्रुप बना करके सजाया। अब तत्वों का 3-3 ग्रुप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एक पहला लिया लिथियम, ये एग्जाम्पल याद रखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। एक और ये 2 इंपॉर्टेंट पूछता है कि डोबेराइनर कौन सा त्रियक वाला, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरह बढ़ते हुए क्रम। तत्वों को देख लो, बढ़ते हुए क्रम, है ना। इसका परमाणु द्रव्यमान इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बढ़ते हुए। अब एक और एक याद रखना है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरह इन्होंने बढ़ाया, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे डोबेराइनर ने तिर्यक नियम दिया। इन्होंने बोला कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया। तो इन्होंने 3 तिर्यक यहाँ तक गया, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम का 3 बनाया ग्रुप। इन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम, देखो सब बढ़ते हुए क्रम है ना, बढ़ते हुए क्रम में सजाया, ठीक है, याद रखना है ना। फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब देखो तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। तो ये 3 तो इंपॉर्टेंट एग्जाम से पूछता। अब इसमें कहना क्या चाहता है लोग, देखो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 6 है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान संख्या 23 है, एटॉमिक मास है ना इसका इतना है, तो सबका दिया हुआ। तो इन्होंने बोला ना कि ये जो लास्ट के जो तत्व है इनका जो एवरेज होगा ये बीच वाले के बराबर होगा। तो इनका एवरेज कितना होगा, 6 + 39 डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो कितना आएगा, 9 6 15, ये 7 होगा। इसका 7 होता है, लगभग 7 है ना, लगभग 6.9 को तो 7 लेते हैं, 9 7 16 की 6 हासिल 1 3 4 46/2, 40 उतारेंगे 23। तो ये इन्होंने ऐसे बोला कि तत्वों का परमाणु बढ़ते हुए द्रव्यमान के आधार पर बनाया, और अंतिम के जो 2 तत्व, तिर्यक के अंदर अंतिम के जो 2 तत्व को उनका एवरेज बीच वाले के तत्व के बराबर होगा, ऐसे किया। तो इन्होंने 3 ग्रुप तक बनाया, 3 ग्रुप के आगे इनका फॉलो हुआ ही नहीं, इसलिए इनका फेल हो जाता है। तो इसमें भी वही चीज़ है ना, इसमें भी वही का लगभग एवरेज के बराबर है, इसमें भी लगभग ये दोनों के एवरेज के बराबर है, ये वाला ये दोनों भी एवरेज के बराबर है। तो अब आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे समझो, इसमें तो कुछ है नहीं। तो अब आपको क्या दिया हुआ है, यदि डोबेराइनर के तिर्यक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी। तो अब इन्होंने क्या बोला, डोबेराइनर का तिर्यक में पहला सदस्य क्या बोल रहा, पहला सदस्य इन्होंने क्या लिया है आपका, पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी। तो फास्फोरस को P पहला सदस्य और तीसरा सदस्य क्या लिया, एंटीमनी SB लिया। तो ये बीच वाला क्या होता है, हम जानते हैं कि पहले और दूसरे सदस्य का एवरेज तीसरे सदस्य के एवरेज के बराबर होता है। कौन सा, तो अब आएगा। तो फास्फोरस का कितना होता है, तो याद रखना आपको, फास्फोरस का आपका होता है 30 है ना, 30 होता है, और इसका कितना होता है, इसका द्रव्यमान 122 होता है, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ दो, 30 + 122 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 3 2 5 है ना, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ठीक है। ये दोनों को जोड़ दो, 2 3 2 5 1 है ना, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 2 एकम 2 7 14, 2 6 12, 76 आ रहा। अब ये 76 याद रखना, अब यहाँ पे 76 आ रहा। 76 किसका एटॉमिक नंबर होता है, किसका परमाणु द्रव्यमान होता है, तो ऑप्शन में देखो तो सल्फर का तो 76 होगा नहीं, कैल्शियम का 76 होगा नहीं, आयोडीन का नहीं है, तो कौन सा होगा आपका, आर्सेनिक का। क्या रखना, आर्सेनिक का होता है। तो आर्सेनिक का 76 नहीं होता है, लेकिन 74 पॉइंट आपका समथिंग होता है, 74.9। तो 74 पॉइंट समथिंग लगभग 75 76 के बराबर, एक ही को नियरेस्ट ऑप्शन है, तो आपका ये आर्सेनिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यही बस इसी से पूछा था, इसके जगह आपको और दूसरा तत्व ये पूछ सकते, तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तभी आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये एवरेज के 2 पहले और तीसरे तत्व का एवरेज जो होता है बीच वाले तत्व के एवरेज के बराबर होता है। तो दोनों को जोड़ दिए, एटॉमिक मास सम निकाल लिया, 76 आया, ठीक है। अब 76 लगभग किसके बराबर है, तो आर्सेनिक, क्योंकि आर्सेनिक का 74.9, तो ऑप्शन में यही सबसे नियरेस्ट था, ठीक है। तो आपका आर्सेनिक ए इज द राइट आंसर, 8 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको बताना है, डोबेराइनर तो दिया था बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, न्यूलैंड ने तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पे किया था, फिर मोसले ने किस आधार पे किया था, और अभी जो आधुनिक वाला पढ़ रहे हैं वो मोसले दिया था, ठीक है। किस आधार पे, न्यूलैंड किस आधार पे तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में सजाया था, फिर मेंडलीफ ने, ठीक है। ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल की कीटाणु, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल, पीने वाले जल में कीटाणु रहित, कीटाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन तो देख ही रहोगे, ऑप्शन नंबर ए बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर डी। तो क्या होगा आपका, ब्लीचिंग पाउडर, क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर कीटाणु रहित, कीटाणु पेयजल में यूज होता है तो कीटाणुओं को मारने के लिए। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या आता है, बोलो आप, CaOCl2, इसका है ना, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ब्लीचिंग पाउडर ऑप्शन 9 का सी में दिया हुआ, ठीक है। अब बाकी ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए बेकिंग सोडा, ए में बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा बोलते हैं, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका आया बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा में ही क्या करते हैं हम लोग, जब टार्ट्रिक एसिड मिला देते हैं तो क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के धावन सोडा, धोने वाला सोडा। धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 इंटू
10H2O, ठीक है, ये आपको याद रखना, धावन सोडा का फॉर्मूला होता है ये। तो ऑप्शन नंबर तो ऐसा आपको पता है ये कौन होगा, कीटाणु रहित, ये ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। अब बताना उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है। उद्योग में, इंडस्ट्री में जो प्रयुक्त शक्ति होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है। तो उद्योग में प्रयुक्त शक्ति का ऐसा यूनिट का, इंडस्ट्री में जो यूज होता है शक्ति का, देखो ऐसा यूनिट, सबसे पहले शक्ति, शक्ति मतलब पावर, पावर का एसआई यूनिट, पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, वाट, है ना। एसआई यूनिट जैसे वाट होता है। अब इसको क्या क्या हो सकता है, किस किस फॉर्म में हो सकता है, तो शक्ति का एसआई यूनिट वाट होता है। अब अलग अलग क्षेत्रों में यूज के आधार पर, तो बड़ी इकाई, तो बड़ी इकाई क्या होगा, इसकी बड़ी इकाई क्या होगा, किलोवाट, मेगावाट, HP हॉर्स पावर हो गया, एक हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट। तो इंडस्ट्री में जो उद्योग में यूज होता है, ये उद्योग में यूज होता है। देखते हो जैसे मशीन ला रहे हैं 2 हॉर्स पावर का, 3 हॉर्स पावर का, 80 हॉर्स, मशीन उद्योग इंडस्ट्री में यूज होता है, ये इंडस्ट्री में, उद्योग में। तो ये होगा इंडस्ट्री में यूज होने के लिए हॉर्स पावर का यूज हम लोग करते हैं। किलोवाट, अब मेगावाट बड़ी इकाई, मेगावाट क्या बड़ी इकाई, देखते हो ना पावर प्लांट लगाया गया, इतना विद्युत ऊर्जा 700, 800, 500 मेगावाट का, तो बड़ी इकाई इंडस्ट्री में यूज होता है, तो हॉर्स पावर के साथ। अब पावर का फॉर्मूला, पावर का ऐसा यूनिट ये हो गया, और पावर का ऐसा यूनिट और क्या होता है ना, तो पावर का ऐसा यूनिट और होता है, पावर का फॉर्मूला क्या था, P बराबर W/T। तो W से क्या होगा, W वर्क, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। वर्क का देखो, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं, है ना, देखो छोड़ो, P बराबर W/T, ये वर्क, वर्क बाई टाइम। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, वर्क का ऐसा यूनिट जूल, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड। तो इसका एक और यूनिट क्या हो गया, जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको, ठीक है, ये भी आपका होता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा। अच्छा, पावर का CGS यूनिट, CGS यूनिट क्या होता है, अर्ग, है ना, अर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्ग होता है CGS यूनिट, ठीक है। अब आपको बताना पावर, अब कार एवं ऊर्जा, याद रखना, कार एवं ऊर्जा, कार्य मतलब वर्क, वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क एंड एनर्जी का, वर्क एंड एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, क्या होता है, जूल। तो वर्क एंड एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या था, वर्क या एनर्जी का फॉर्मूला, तो देखो W बराबर P इंटू टीम, पावर इंटू टाइम, बस पावर के साथ टाइम लगा देना, वो क्या हो गया, आपका वर्क का ऐसा यूनिट हो गया। जैसे यहाँ पे पावर का ऐसा यूनिट क्या था, वाट, अब टाइम लगा दो, गुना कर दो सेकंड, तो ये वाट सेकंड क्या हो गया, वर्क, है ना, कार्य या ऊर्जा का ऐसा यूनिट हो गया। लेकिन वाट रहेगा तो पावर का यूनिट, टाइम लग गया तो क्या हो गया, ऊर्जा का ऐसा यूनिट जूल का हो गया। सर ऊर्जा बोल रहे हैं, कार्य का यूनिट हो गया, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई टाइम है। बस खोल रहे हैं, तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को वीडियो, ठीक है। तो इसको आप लोग जल्दी से देख लेना। तो यहीं तक हम लोग कंप्लीट कर देते हैं इसको।